नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कक्षा 10 विज्ञान वर्ष 2017 का प्रश्न पत्र। पहला जो प्रश्न है वो विकल्प, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला जो क है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है इसमें CaCO3, CaO, CaOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे हम संगमरमर भी के नाम से भी जानते हैं, इसे संगमरमर भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3 ही होता, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ख है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच का मान 1 होगा। पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन करना। अगर फ्लोएम का पूछता तो फ्लोएम क्या करता? भोजन का वहन करता है। घ पूछा गया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य भी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था गौ, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो पहले हमें 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो 0.5 मीटर। और लेंस की क्षमता P = होता है 1/f। तो ये हमारा +2 डायप्टर निकल जाए, तो इसका सही आंसर 2 डायप्टर है। जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर था नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, उस धातु का नाम और संकेत लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम है पारा, और जिसका प्रतीक या संकेत होता है Hg। तीसरा प्रश्न पूछा गया, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें पुमंग या जायांग दोनों में से एक पाया जाएगा, उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता और ककड़ी। जबकि उभयलिंगी पुष्प वे होते हैं जिनमें पुमंग और जायांग दोनों ही उपस्थित होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुलाब, लिली इत्यादि। चौथा प्रश्न पूछा गया था, एक वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो एक वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल ही कार्य करना पड़ेगा, तो 1 जूल इसका आंसर हो जाता। पांचवा प्रश्न था, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण। छठवां प्रश्न था, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी माना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सातवां प्रश्न है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग। तो धोने का सोडा का उपयोग है कठोर जल को मृदु करने में और धातुओं के निष्कर्षण में, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग है पेट की अम्लता को दूर करने में तथा आग को बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। अगला यहाँ पे IPSC नाम पूछे गए थे। तो कार्बन श्रृंखला हमने देखी 1 2 3 नंबरिंग की, तो 4 और COH ग्रुप है अर्थात ओइक है, तो ओइक लेगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटोनोइक एसिड। और दूसरा है ट्रिपल बॉन्ड है, आयन जुड़ेगा, और 3 है प्रोपाइन हो जाएगा, इसका IPSC नाम प्रोपाइन। 9वां प्रश्न पूछा गया, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी जो है रुधिर को हृदय से अंगों की ओर बहता है, धमनियों में जो रक्त बहता है उसकी दिशा हृदय से अंगों की ओर होती है, जबकि शिरा में रुधिर जो है अंगों से हृदय की ओर होता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, जबकि शिराओं में कपाट होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र का चित्र। 11वां प्रश्न पूछा गया था, और यह पूछा गया था कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो एक कोशिकीय जीवों में जनन अलैंगिक जनन और बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है। और एक कोशिकीय जीवों में एक अकेला जीव ही संतति को पैदा कर सकता है, संतान को पैदा कर सकता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में नर और मादा की जरूरत होती है। तो ये मंत्र पूछा गया था। 12वां प्रश्न सवाल संबंधित था, जिसमें विभवांतर 220 दे रखा है, I दे रखा है, समय दे रखा है और W अर्थात कार्य पूछा गया है।
ये क्वेश्चन था कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो मोटर द्वारा 2 घंटे में प्रयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। ऊर्जा की मात्रा हमने निकालनी थी। तो V बराबर 220, I बराबर 5 एम्पियर, T बराबर 2 घंटे और W बराबर हमने निकाला। तो फॉर्मूले से हमारा W इज इक्वल टू हो जाएगा VIT। तो V हमारे पास 220, I हमारे पास 5 एम्पियर है, T हमारे पास 2 घंटे हैं। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके 2.2 किलोवाट घंटा इसका आंसर आया। अगला प्रश्न पूछा गया, विद्युत जनित्र किस पर कार्य करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 13वां प्रश्न, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दिष्ट धारा के 2 स्रोत के नाम लिखें। तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और इसके स्रोत हैं विद्युत सेल और दिष्ट धारा जनित्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। एक अवतल दर्पण जो आवर्धन दिया है प्लस में है, तो आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इस कथन का तात्पर्य यही है। अगर आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता और दर्पण के सामने होता। अगला प्रश्न है, इस कथन का जो अभिप्राय यह है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा है तथा धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है और दर्पण के पीछे बना है। 15वां प्रश्न जो पूछा गया था कि हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है मानव खाद्य पदार्थों और अनेक उद्योगों के लिए वन्य पादप एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है वन्य जीवधारी और पादप पारितंत्र संतुलन को बनाए रखते हैं। 16वां प्रश्न संतुलित करने के लिए दिया गया था कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। Zn प्लस AgNO3 इज इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो यहाँ पे 2Ag के सामने लगेगा और यहाँ भी लास्ट में भी 2Ag हो जाएगा। 2AgNO3 और 2Ag Al प्लस CuCl2 AlCl3 प्लस Cu, इसका यहाँ पे 2Al 3CaCl2 2ACl3 और 3Cu। तीसरी थी BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4, तो यहाँ पे 2KCl हो जाएगा। 17वां प्रश्न था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। F फ्लोरीन का 9 होता है तो 2 और 7, P फॉस्फोरस 15 2 8 5, कैल्शियम 20 2 8 8 2। 18वां प्रश्न पूछा गया था रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर पूछा गया था। तो ये धातु जो होते हैं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातु जो है अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जो होते हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, जबकि अधातु तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं जबकि अधातु ऑक्सीकारक होती है। यह अथवा में पूछा गया था कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2, जिसको हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। तो उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 19वां जो प्रश्न पूछा गया था उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, खो था पूछा गया था। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड होते हैं जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे Al2O3 व AS2O3, इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 19वां प्रश्न पूछा गया था मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा उसको हमें प्रदर्शित करना था कि मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नाम उल्लेख कीजिए तथा प्रत्येक का कार्य लिखिए। तो ये हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का काम है स्मृति, सोचना, विचारना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र होता है, जबकि मध्य मस्तिष्क का काम होता है कि दृष्टि ज्ञान कराता है हमें, और पश्चिम मस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये इनके कार्य हो गए। 20वां प्रश्न जो पूछा गया था वो टिप्पणी लिखने के लिए था, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन। तो मुकुलन किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे हम मुकुल कहते हैं, और मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। जैसे और विकसित होकर ये क्या करता है, एक पूर्ण जीव बनाता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट में होता है। कायिक प्रवर्धन कहते हैं कि पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां जब मातृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं या पौधे का निर्माण करती हैं तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, उनके हम कलम लगाते हैं उसके कायिक भाग से। 21वां प्रश्न पूछा गया, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? क वाला, तो क है पादप हार्मोन्स पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों पर विशेष प्रकार के रसायन संश्लेषित होते हैं जिन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इत्यादि। इसमें ख था पूछा हुआ, जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है, और हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। शरीर में इनका वितरण रक्त के द्वारा होता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, तो इनका जो हार्मोन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वितरण होता है वो रक्त के द्वारा होता है, और ये रासायनिक संदेश वाहक के रूप में लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनके कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। 22वां प्रश्न पूछा गया, इसमें सवाल था, जो 22वां प्रश्न था चित्र था इसमें दिया हुआ कि 15 ओम, 5 ओम या 30 ओम। तो पहले हमने परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में कुल धारा का ज्ञान करना है। तो जो हमारे पास 15 ओम और 30 ओम है, ये प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजन है। तो समांतर क्रम के फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30, तो इसका आ जाता है हमारा 10 ओम। पुनः हमने जो 10 ओम आया है और 5 ओम जो इधर लिखा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में है, जिनको हमने जोड़ना है, 10 और 5 15। तो इस प्रकार से हमारा कुल जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है, और धारा जो हमने निकालनी है, तो विभवांतर 3 वोल्ट दिया है, कुल प्रतिरोध 15, तो धारा I बराबर V/R इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, इसमें कुल धारा निकल जाएगी। 23वां प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। तो लिखिए इसके बारे में। तो ये श्वेत प्रकाश किरण दिखा रखी है, ये कोई इसकी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है पर्दे पे, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक जो विचलन होता है, प्रकीर्णन होता है, बैंगनी का होता है, और सबसे कम लाल का होता है। इसके बारे में हमें पूछा गया था। ख जो पूछा गया था कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, तो इसके बारे में हमने चित्र में बनाया है कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी करनी पड़ती है। जैसे ये बना रखा है, तो जब अर्थ है, ई फॉर अर्थ, इधर से पूरब, इधर से पश्चिम, और ऊपर उत्तर दिखा रखा है, मतलब सीधे ऊपर। अगर इंसान कहीं पे पृथ्वी के सिरे पे है, अगर यहाँ पे इस सूर्य दिखाया है, तो जो सीधे में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसको वायुमंडल में अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिस कारण अधिकांश जो नीला प्रकाश तथा अन्य छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, और लाल रंग आंख, वो अन्य प्रकाश जो है आंख तक नहीं पहुंचता है, और जो प्रकाश आंख तक पहुंचता है वो लाल रंग के प्रकाश की मात्रा उसमें अधिक होती है। इस कारण हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है। यह पूछा गया था, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो नेत्र से वस्तु चाहे दूर हो या चाहे पास हो, उसकी फोकस दूरी को बदलने की जो क्षमता नेत्र की होती है उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है।
जैसे और स्वस्थ नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो 4 डायप्टर होती है। जैसे ट्रिक के माध्यम से लिखी गई है कि नेत्र है वस्तु है, एक वस्तु दूर है, एक वस्तु नज़दीक है और बीच में फोकस दूरी है। तो नेत्र के दूर या नज़दीक, तो नेत्र जो लेंस होता है दूर की वस्तुओं चाहे वो नज़दीक की वस्तु है, अपने फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही नेत्र की समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता कहा जाता है। यह पूछा गया था टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी विषममांगी मिश्रण या कोलाइड विलयन से गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इनका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। 24वां प्रश्न पूछा गया था कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं, जो 24वां प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत, या जिनको हम वैकल्पिक स्रोत बोलते हैं। परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिनका हम क्या है परंपरा अर्थात पुराने समय से जिनका उपयोग कर रहे हैं वो परंपरागत स्रोत आते हैं। तो जैसे मानव संसाधन, पशुधन, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत स्रोत होते हैं। जबकि जो गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा, ये जो होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। तो परंपरागत स्रोत के बारे में ये पूछा गया था। अगला या इसका अथवा पूछा गया पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके घटक के बारे में बताएं। तो पारितंत्र किसी विशेष स्थान में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को सामूहिक रूप से हम पारितंत्र कहते हैं। और इसके 2 घटक होते हैं, एक होता है सजीव या जिसको हम जैविक घटक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है निर्जीव जिसको हम अजैविक घटक कहते हैं। सजीव घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके अंदर हरे पौधे आते हैं। और दूसरे होते हैं उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता अलग अलग श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, और आते हैं लास्ट में अपघटक जो सूक्ष्म जीव होते हैं। जबकि निर्जीव घटक के अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक तथा भौतिक घटक इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पूछा गया था समीकरण दीजिए केवल कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो एथेनॉल जिसको हम रासायनिक सूत्र जिसका होता है CH3CH2OH या C2H5OH जिसको हम लिखते हैं एथेनॉल, इसको क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो CH3COH हमें एथेनोइक एसिड मिल जाता है, जिसकी रासायनिक समीकरण है। दूसरी थी पूछी हुई एथेनोइक अम्ल से एस्टर कैसे बनाना है। तो एथेनॉल की अभिक्रिया जब एथेनोइक एसिड के साथ होती है C2H5OH प्लस CH3COOH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो हमें CH3COO C2H5 जिसको हम एथिल एथेनोइट या जिसको हम एस्टर कहते हैं तथा जल बनता है। एथेनॉल से एथिन एथेनॉल C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन गर्म करने पर हमें एथीन प्राप्त होता है। और एस्टर से एथेनॉल CH3COOH COO C2H5 एस्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एथिल एथेनोइड कहते हैं, CH3COO C2H5 को जल के साथ अभिक्रिया करने पर गर्म करने पर हमें एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त होता है। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये पेपर है, ये रासायनिक समीकरण पूछी गई थी। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारे सिलेबस से हट चुका है, ये मानव शरीर का अंग बनाने थे, अंतःस्रावी अंगों को प्रदर्शित करना। जो थायराइड ग्रंथि है हमारे गले में है, अग्नाशय हमारे आमाशय के नीचे स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में दिखानी थी मध्य मस्तिष्क में, और एड्रिनल ग्रंथि हमारे किडनी के ऊपर स्थित होती है। चित्र पूछा गया था। इसके बाद पुष्प का चित्र बनाना था, वर्तिका, पुंकेसर, अंडाशय और बाह्यदल अथवा में पूछा गया था। 28वां विद्युत मोटर हमारे सिलेबस से हट चुका है। 29वां पूछा गया था। 29वां जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो प्रतिबिंब की लेंस की दूरी जो -10 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल लेंस है, फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता का सूत्र लगाना था 1/v = 1/-1/u बराबर 1/f से। तो यहाँ से इसका हमारा जो आंसर आ रहा था वो +0.33 आ रहा था। धनात्मक चिन्ह से प्रकट होता है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी होगा तथा इसका आकार वस्तु के आकार का 1/3 होगा, जो ये 30वां क्वेश्चन पूछा गया था। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।